नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएचई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम यशस्वी योजना, यानी कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के नाम से आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके वो सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो मेन पॉइंट हमारे वीडियो के रहेंगे वो सबसे पहले कि क्या अपडेट आई है, जो आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है वो कब तक हो गई है। दूसरा, बहुत सारे डाउट हैं कैंडिडेट्स को कैटेगरी में लेकर के कि जनरल वाले फिल कर सकते हैं या नहीं, एससी वाले फिल कर सकते हैं या नहीं। कैटेगरी को लेकर जितने भी डाउट है वो आप सभी के क्लियर करूंगा। एक डेट ऑफ बर्थ के लेके डाउट है थोड़ा बहुत। एक, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो वो नहीं बना पाएंगे तो उनका क्या सोल्यूशन होगा, क्या वो बगैर डॉक्यूमेंट के फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब है कास्ट सर्टिफिकेट आपका, इनकम सर्टिफिकेट आपकी। तो इन सभी डाउट्स के ऊपर मैं इस वीडियो का पूरा डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी होम पेज पे लेके चलता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका होम पेज है। यहाँ से जो सबसे पहले जो अपडेट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 17/8 तक एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको, जो नीचे नोटिफिकेशन इसमें आया हुआ है, पब्लिक नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म डेट एक्सटेंड। ठीक है, इसमें क्या कुछ अपडेट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये लास्ट डेट थी वो 10/8 थी, अब ये 17/8 हो गई है, रात 12 बजे तक, यानी कि 11:50 तक। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी करेक्शन की डेट थी वो 12 से और 16 तारीख थी, इसको भी बढ़ा के 18 से 22 तारीख कर दिया है। यानी कि यदि फार्म में कोई त्रुटि है तो आप 18 से 22 तारीख तक इसमें एडिट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इसकी एग्जाम की डेट थी जो 29 तारीख थी वो अभी भी सेम है, एग्जाम डेट में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो अपडेट थी लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो अगले अपडेट है उसके लिए हम चलते हैं। इसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं उसके लिए मैं एक बार ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है FAQ, यानी कि जो आपके क्वेश्चन है उसके बारे में, इस पे हम क्लिक करते हैं। इसके माध्यम से लगभग आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ये एक ऑफिशियल सूचना है, इसमें ना कोई मेरी तरफ से कुछ ऐड किया गया है। इसमें आपको तसल्ली भी रहेगी कि हाँ, जो मैं कुछ बता रहा हूँ एक किसी प्रूफ के ब्याह पे बता रहा हूँ, ना कि अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक बार जल्दी जल्दी करके हम देख लेते हैं। ये आपकी स्कॉलरशिप की यहाँ पे डिटेल दी हुई है। इसमें बताया गया है कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेपर मोड OMR रहेगा। वो आर एलिजिबल, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है आप सभी के लिए। इंडियन नेशनल यानी कि इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए। कैटेगरी यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी। अब जो सबसे बड़ा डाउट है, ओबीसी का किसी को डाउट नहीं है क्योंकि ओबीसी इसमें अप्लाई कर सकता है। स्कॉलरशिप का जो मेन दिया हुआ है नोटिफिकेशन उसमें भी ओबीसी प्लस अदर कास्ट दिए हुए हैं, तो ओबीसी में मेरे को नहीं लगता किसी के पास कोई डाउट है। ठीक है, ओबीसी सभी का क्लियर है। सबसे बड़ा डाउट है ईबीसी को लेकर के और डीएनटी को लेकर के। ठीक है, इन दो कैटेगरी को लेकर के बहुत बड़ा डाउट है। तो ओबीसी तो सीधी सी बात है, सेंटर की आपके पास ओबीसी होनी चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखना, ओबीसी है हरियाणा वाले कैंडिडेट या लगभग हर स्टेट में ही ओबीसी आपका एक स्टेट का बनता है और एक सेंटर का बनता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है। जो भी आप ओबीसी बनाएंगे वो आप सेंटर की बनवाएंगे, इसमें जो ओबीसी मान्य होगी वो आपकी सेंटर की मान्य होगी। अब बात आती है आपकी ईबीसी। ईबीसी कैटेगरी में क्या है, एबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इसको हम ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं। पहले ये ईबीपीजी हुआ करता था, अब ये ईडब्ल्यूएस हो गया, कहीं कहीं इसको ईबीसी भी बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट। अब बहुत सारे, मान लीजिए राजस्थान स्टेट में कई बार इसका मीनिंग और कुछ निकाल लिया जाता है। एबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का मतलब वो निकालते हैं जिनकी जो इनकम है, जो वो आय कमाते हैं, वो आय है जिनकी कम है, उनको सभी को एबीसी में माना जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को। लेकिन यशस्वी स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। एबीसी केवल उन्हीं को माना गया है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, यानी कि जिनकी कास्ट जर्नल है और उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखा है, केवल उसी को ही ईबीसी के रूप में माना गया है। ठीक है, अब देखिए ईबीसी के अलावा भी एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है, क्योंकि जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 8 लाख से बनता है, यानी कि जिसकी आय 8 लाख से कम है। सेंटर के लिए बता रहा हूँ ये मैं, स्टेट की आपकी 6 लाख होती है, हरियाणा स्टेट की। अदर स्टेट को मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हरियाणा का 6 लाख होता है। तो यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 8 लाख इनकम पर बनता है। लेकिन इस फॉर्म में क्या दिया गया है कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए।
प्लस में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट और होना चाहिए, और इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ईबीसी कैटेगरी से। ठीक है, मेरे को नहीं लगता ईबीसी कैटेगरी में और कोई किसी का डाउट रहा होगा। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जिनका जनरल कास्ट है और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवा रखी है। ठीक है, दूसरा डाउट आता है डीएनटी। डीएनटी में ज्यादा डाउट नहीं है, लेकिन एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टेट है, क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है, जो स्कॉलरशिप है वो सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से नहीं है। तो बहुत सारी कैटेगरियां ऐसी हैं जिन्होंने स्टेट में डीएनटी का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन सेंटर में उनको अभी भी एससी या फिर एसटी का दर्जा है, या हो सकता है ओबीसी का भी है। ठीक है, तो ऐसी कास्ट जिन्होंने, सेंटर ने तो दे रखा है एससी या एसटी या ओबीसी का दर्जा, लेकिन स्टेट ने उनको डीएनटी का दे दिया है, स्टेट उनका डीएनटी का सर्टिफिकेट जारी करती है, तो यहाँ पे वो डीएनटी में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट आपकी मान्य होगी वो आपकी सेंटर की ही मान्य होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो जो कैंडिडेट सेंटर में एससी एसटी में आता है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार कॉल कर रहे थे कि सर एससी कैंडिडेट वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। जी नहीं, एससी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें केवल ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस, जिसे हम ईबीसी बोल सकते हैं, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और डीएनटी वाला अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी का इसमें कोई रोल नहीं है। और जो कैंडिडेट सेंटर से एससी एसटी में आता है या स्टेट में डीएनटी में आता है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। डीएनटी जो सेंटर की बनती है वो कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के कोई इशू नहीं रहा होगा। अब बात कर लेते हैं डेट की। तो जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं 1/4/2007 दूसरा है कि ये भी डाउट था, जो एट प्रेजेंट 9th में स्टडी कर रहा है और 11th में स्टडी कर रहा है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अभी फिलहाल उनका एडमिशन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9th की बात कर लेते हैं 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच में, और 11th 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009। ठीक है, ये आप दोनों देख सकते हैं 9th और 11th के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट इनकम का। तो इनकम को इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इनकम आपकी करंट सेशन की होनी चाहिए, पुरानी इनकम नहीं चलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। अभी फिलहाल जो इनकम आपकी बन रही है वो इनकम आपकी 2023 से 2024 के सेशन की बन रही है। ठीक है, तो इनकम आपकी करंट ईयर की होनी चाहिए, पीछे की कोई भी इनकम अप्लाई मत करना। अब उसके बाद शुड बी स्टडिंग इन स्कूल इन द आइडेंटिफाई स्कूल, इनमें एक लिस्ट दी हुई है जिसमें आपका स्कूल का नाम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट दिया हुआ कक्षा 8 और 10वीं, यानी कि जो कैंडिडेट 9वीं में उनकी 8वीं कक्षा पिछले सेशन में ही कंप्लीट होनी चाहिए, सेशन 2022-23। यानी कि मान लीजिए किसी ने 8वीं कक्षा करके 1 साल बीच में स्कूल को ड्रॉप कर दिया, अभी वो 9वीं क्लास में है, उसने जो 8वीं क्लास पर पास की थी वो 2022-23 सेशन में नहीं बल्कि इससे पिछले सेशन में पास करी थी, तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं आपकी 2022-23 के सेशन में ही पास होनी चाहिए, अन्यथा वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ये सारे डाउट एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आपके स्कूल की लिस्ट कहाँ से मिलेगी। जो मैंने अभी बताया था कि आपका स्कूल होना चाहिए, वो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेम उसी होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आया हुआ है क्लिक हियर टू नो योर स्कूल, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। इसमें आप कौन सी क्लास, 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट आपका हरियाणा रहेगा, हरियाणा के बाद डिस्ट्रिक्ट आपका, मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट नंदरगढ़ है, तो मैं जैसे इसको सर्च करता हूँ, सर्च करते ही हमारे पास स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। ये स्कूल नेम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे, मान लीजिए मेरा ककराला गांव है, तो ककराला में जो स्कूल है, ये देखिए 2 स्कूल आए हुए हैं यहाँ पे। इसमें जो हमारा पहला वाला स्कूल है जीएसएस, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराला। ठीक है, तो जो स्कूल यहाँ पे आए हुए हैं वो स्कूल वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्कूल का नाम नहीं आया वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया वो स्कूल को लेकर के। वापिस से हम एफए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट होगी स्कूल की। व्हाट इज द डेट ऑफ एग्जाम, ये मैंने आपको बता दिया था, 29 सितंबर आपकी एग्जाम की डेट रहेगी। ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का रहेगा, इसमें 150 मिनट दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, टाइमिंग वगैरह आपकी सब एडमिट कार्ड पर आएगी। और आपका जो सेशन है ये आपका बोथ एग्जाम, मतलब आपका 9th का और 11th का दोनों आपका सेम टाइम पे होगा। ये आपकी एग्जाम सीटी वगैरह होगी, कुछ खास नहीं है। जो आपका पेपर होगा वो बाइलिंगुअल या लैंग्वेज में होगा, यानी कि इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें मैं कोई इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ क्या है।
एक इसमें जो दिया हुआ है एग्जाम फीस की, कैंडिडेट की इसमें एग्जाम फीस क्या रहेगी, तो आपकी एग्जाम फीस कुछ भी नहीं है। जो भी आप अप्लाई करवाएंगे, जो सीएससी सेंटर वाला आपसे चार्ज लेता है केवल वही चार्ज है। जो YTNT जो NTA इसको कंडक्ट करवा रही है उसकी तरफ से आपके पास कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अगला जो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या अपलोड होंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज रिसेंट का होना चाहिए, यानी कि अभी का होना चाहिए, पुराना फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ से सिग्नेचर आपके लेटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट का बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पीडब्ल्यूडी यानी कि जिनका डिसेबिलिटी का है उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वो अभी नहीं बन पाया है। क्या है कि हरियाणा में तो मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम जो सर्टिफिकेट है वो लगभग 1 से 2 घंटे में जनरेट हो जाता है, जिनकी इनकम सर्टिफिकेट फैमिली आईडी में वेरीफाई हो रखी है। जिनकी वेरीफाई नहीं है उनका लगभग 10 से 15 डेज लग जाता है। अब ऐसे केस में क्या है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 17 तक एक्सटेंड तो जरूर हो गई है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 17 तक भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगी, और जिनका इनकम नहीं बन पाएगा उनका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी बनने में प्रॉब्लम आएगा। तो मान लीजिए जिस कैंडिडेट के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो उनका क्या करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ स्पेशल, जो कैंडिडेट एबल नहीं है आपका इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट देने में, वो इन्होंने साइट पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर। ये तो पहला एनेक्सर आपका कैटेगरी का है, दूसरा एनेक्सर आपका इनकम सर्टिफिकेट का है। आप फॉर्म भरते समय ये दोनों एनेक्सर अटैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उनका बन नहीं पा रहा, तो उन्होंने जो लास्ट डेट मान लीजिए 10 अगर होती तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म छूट जाते। ऐसे मैंने फील्ड में देखा है, बहुत सारे कॉल भी मेरे पास आए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करिए, अगर आपकी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो आप ये 2 एनेक्सर अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाला आपका कैटेगरी का है, दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट का है। एनेक्सर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी आप डाउनलोड करिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे आपके पास एनेक्सर आए हुए हैं, आपका पेज नंबर 44 है यहाँ पे। ये जो आपका एनेक्सर है, ये एनेक्सर है आपका इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का, ठीक है। और दूसरा एनेक्सर पेज नंबर 45 पे एनेक्सर है आपका इनकम सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये दोनों एनेक्सर यहाँ पे दिए हुए हैं। जो कैंडिडेट जो एनेक्सर अपलोड करना चाहे यहाँ से अपलोड कर सकता है, कैटेगरी और इनकम दोनों हो गए, तो जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। तो एनेक्सर आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, ये जो उनका बुलेटिन दिया हुआ है इसमें एनेक्सर दिए हुए हैं। अब वापिस से हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आगे के डाउट है उनको लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ से क्लियर कर दिए हैं, फिर भी यदि किसी कैंडिडेट का डाउट रहता है तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल होम पेज है, होम पेज है फिर क्या पे जाके सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकता है, या फिर क्या ऑप्शन है यहाँ पे अपने रीड कर सकता है। बाकी मेरे को नहीं लगता वहाँ पे कुछ आप और समझाने वाली बातें, ठीक है। अब मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमारे पास खुला हुआ है पहले से ही, इसमें एक बार स्क्रॉल करते हैं। जो अभी भी डाउट मेरे पास आए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल आए हैं कि सर हमने फॉर्म को गलत भर दिया है, तो क्या हम दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये देख लीजिए बोल्ड अक्षर में सबसे पहले जब आपका यहाँ पे डेट वगैरह सब दी हुई है, उसके बाद जो दिया हुआ है ये देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज ओवर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया है, तो आप करेक्शन, मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, जो करेक्शन की डेट है वो करेक्शन की डेट है आपकी 18/8 से लेकर के 22/8, ठीक है। इस करेक्शन पीरियड में आप इसको ठीक कर सकते हैं। पहला डाउट तो हुआ ये। दूसरा, मान लीजिए यदि कोई कैंडिडेट इसमें भी नहीं कर पाता है अभी भी, क्योंकि मेरे पास फोन आ रहे थे, वो करेक्शन का वेट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हम दोबारा फॉर्म फिल कर दें क्या, तो सर जी यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बोल रखा है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपने एक से ज्यादा, मान लीजिए 2 फॉर्म आपने फिल कर दिए तो दोनों फॉर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल एक ही फॉर्म फिल करना है। कोशिश करिए गलती कोई नहीं हो आपके फॉर्म में, यदि फिर भी गलती हो जाती है तो आप अपना करेक्शन का जो डेट है उसका वेट करिए और वहां पे अपना फॉर्म में करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अप्लाई करने में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही है, लगभग सिंपल सा फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम, फादर नेम वगैरह पूछ रखा है। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इश्यू था वो मैंने आपको बता दिया है, आप डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे आपका फोटो, साइन, आधार कार्ड जरूर मांगा जाएगा। ईडब्ल्यूएस ईबीसी का जो डाउट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है, जो डेट एक्सटेंड का नोटिस था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और इसमें जो स्कॉलरशिप है वो लगभग 75 से 125 दी हुई है,
वो सब आप ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। लगभग सभी को मालूम है, यदि फिर भी किसी को मालूम नहीं है तो इसमें देख सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। यदि और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इन्होंने साइज वगैरह बताए हुए हैं। यहाँ पे भी ये देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड है उसमें बता रखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट का ये हो गया, यहाँ पे आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का ये एनेक्सर है, और जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उनके पास मान लीजिए अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना है किसी कारणवश, तो उनका ये एनेक्सर चल जाएगा। तीनों एनेक्सर यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे मेन इश्यू सभी का यही था, क्योंकि किसी का भी ना डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बच्चों के लगभग डॉक्यूमेंट तैयार करवाते नहीं, लगभग 12th होने के बाद सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें स्क्रीन पे जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।